सब लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और हॉस्टल वार्डन की एक क्लास मैं आज करवा दे रहा हूँ, एक और करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इसकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और ये जो सारी चीज़ें ना, रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर हॉस्टल्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक, मतलब जो ये गाइडलाइन है हॉस्टल्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके चिल्ड्रन के लिए जो हॉस्टल की गाइडलाइन है वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, और नेशनल कमीशन वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट से यहाँ से है, 2018 का है। मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। और देखो, मैं इसमें से कुछ चीज़ें मैं पहले भी ले चुका हूँ। अब जो बची हुई चीज़ें जो मैं वो करवा रहा हूँ ना, PYQ, तो मैंने उसमें देखा, उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। तो आपको मैंने सोचा कि कुछ इन चीज़ों को भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, तो देखिए, आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और हो सकता है ये 2 क्लास ही अंतिम होंगी। इसके बाद में मैं कोई क्लास नहीं करवाऊंगा, बस PYQ की क्लास करवाऊंगा। तो इसमें देखिए, हॉस्टल स्टाफ के बारे में मैं आपको जरा बता देता हूँ। उसमें हॉस्टल स्टाफ एक छात्रावास को, तो देखिए, ए हॉस्टल्स शैल मेंटेन एन एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ और मैनेज इन द हॉस्टल। मतलब छात्रावास में प्रबंधन के लिए उसके क्या पर्याप्त कर्मचारी आपको रखने होंगे। देखिए, जो जो ये PDF थी वो सारी इंग्लिश में थी और ये चेंज किया गया। ठीक है, तो गूगल के द्वारा, तो इसमें थोड़ा सा गलती हो सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ही परफेक्ट है। तो छात्रावास परिसर का दैनिक संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए छात्रावास कर्मियों की संख्या सीधे छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या से संबंध होगी। देखिए, जो हॉस्टल है उसमें जो कर्मचारी होंगे ना, उनकी संख्या किससे संबंधित होगी? सीधा का सीधा जो छात्रावास में वहाँ पर बच्चे हैं, जितने बच्चे होंगे उसी के हिसाब से वहाँ पर कर्मचारियों को मेंटेन किया जाएगा। सेकंड है इसमें, एक छात्रावासियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक अधीक्षक या अधीक्षक को नियुक्त करेगा। नियुक्ति के लिए अधीक्षकों की संख्या 200 से अधिक की इकाई के लिए एक अधीक्षक का अनुपात पर होगी। 200 से अधिक छात्रावासियों की इकाई के मामले में छात्रावास चलाने वाले शैक्षिक संस्थान द्वारा अतिरिक्त अधीक्षक या अधीक्षकों का प्रावधान किया जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर 200 स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में, तो उसमें क्या होगा, एक अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब अधीक्षक कौन? सुप्रिटेंडेंट, है ना। 200 बच्चों पे एक सुप्रिटेंडेंट होगा। अगर 200 से अधिक ऊपर हैं, सुप्रिटेंडेंट, देखिए इंग्लिश में मैं जरा पढ़ देता हूँ उसको। ए हॉस्टल सेल एंगेज अ सुप्रिटेंडेंट और सुप्रिटेंडेंट्स टू सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द हॉस्टलर्स। ठीक, द नंबर ऑफ सुप्रिटेंडेंट्स एंगेज सेल बी ऑन अ रेशियो of 1 superintendent for a unit of not more than 200. Additional superintendent or superintendents shall be provisioned by the educational institute for running hostel in case unit more than 200 hostler. ठीक है, तो छात्रावास में 200 बच्चे हैं तो उनके लिए क्या, एक सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था की जाएगी। अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो उसके लिए फिर वहाँ के जो शैक्षिक संस्थान है उसे देखना होगा। ठीक है, वो और भी अधीक्षक नियुक्त कर सकता है, उसके अंडर में होगा। थर्ड है इसमें, अधीक्षकों की भर्ती की या नियुक्ति प्रबंध द्वारा निष्पादित की जाएगी। छात्रावास का देखिए, यहाँ थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है, इसमें ऊपर पढ़ लेते हैं। द रिक्रूटमेंट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट शैल बी एग्जीक्यूट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। ये कहना चाह रहा है, जो रिक्रूटमेंट और एंगेजमेंट सुपरिटेंडेंट शैल बी एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये हॉस्टल मैनेजमेंट के द्वारा ये सुपरिटेंडेंट का पद यहाँ से ये इसके मतलब प्रबंध किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, द सुपरिटेंडेंट मस्ट बी कंपीटमेंट, हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। अधीक्षक को छात्रावास में सामान्य अनुशासन और भावना के कार्यान्वयन और रखरखाव के संबंध में समग्र नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें शामिल है, मतलब जो छात्रावास का जो अधीक्षक होगा उसे क्या होगा, सामान्य अनुशासन और भावना के कार्यान्वयन और रखरखाव के संबंध में समग्र नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए वो। और नेक्स्ट इसमें है, छात्रावास के छात्रों का कल्याण और अध्ययन और मनोरंजन की गतिविधियाँ, ये सारी की सारी ये सुपरिटेंडेंट के अंडर में आएंगी। नेक्स्ट है, अधीक्षक का पद पूर्णकालिक और प्राकृतिक होगा। द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट शैल बी फुल टाइम इन नेचर, मतलब पूर्णकालिक और क्या होगा, प्राकृतिक होगा। नेक्स्ट, छात्रावासों के प्रबंधन के लिए यह आवश्यक होगा कि वे छात्रावास में रहने वाले
लड़कियों और लड़कों की अलग अलग देखभाल के लिए अधीक्षक उपलब्ध कराए जो पूर्णकालिक रूप से लगे रहेंगे शीर्षक जोड़ने। ये चीज़ से हटा दीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है इट शैल बी रिक्वायर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हॉस्टल्स टू प्रोवाइड सुपरिटेंडेंट टू केयर फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स सेपरेटली। ये कहना चाह रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट है ना वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग प्रोवाइड कराए जाएँ, और मतलब पूरे समय के लिए, ठीक है। और द हॉस्टल शैल एंगेज द फॉलोइंग स्टाफ इन एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसे छोड़िए, क्या भाई। एक छात्रावास द्वारा निर्धारित अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में नियोजित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात मतलब कि छात्रावास में कौन कौन से कर्मचारी होंगे। देखिए, एक तो होगा वार्डन, ठीक है। बी है इसमें काउंसलर, सी है सुरक्षा गार्ड, डी है नर्स, ई स्वीपर, एफ क्लीनर, डी सहायक, जे रसोईया, रसोई कर्मचारी, क्लर्क और कार्यालय सहायक। तो ये सारे के सारे कर्मचारी एक हॉस्टल में होंगे। नेक्स्ट है अधीक्षक और वार्डन कोई भी व्यक्ति होगा जिसके पास केंद्रीय संस्थान द्वारा ऐसी न्यूनतम योग्यता, कौशल, प्रशिक्षण या प्रमाणीकरण हो, ठीक है। तो देखिए, आपके मतलब केंद्रीय संस्थान द्वारा कोई ऐसी न्यूनतम योग्यता, कौशल हो जो अधीक्षक और वार्डन के पास होना चाहिए। उपयुक्त सरकार द्वारा, मतलब जो सरकार ने निर्धारित किया हो, ऐसी योग्यता उनके पास होनी चाहिए। 7 पॉइंट है छात्रावास के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी के शामिल होने के समय बिंदु 2 एफ में परिभाषित एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत कभी दोषी नहीं ठहराया गया, और बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 और बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम संशोधन नियम 2016, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012। मतलब सीधी बात समझिए कि ये जितने भी अधिनियम दिए हैं ना, एक तो ये उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत, ठीक है। दूसरा हो गया बाल श्रम अधिनियम कौन सा 1986, और तीसरा हो गया ये है कौन सा बाल श्रम निषेध अधिनियम, हाँ ठीक है, 2016, और यौन अपराधों के संरक्षण पॉस्को के अंडर। तो इनके अंतर्गत उन पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है देय वेतन, मजदूरी और भत्ते और सेवा के नियम, शर्तें, स्टाफ वैसा होगा जैसा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया गया होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है इसमें चीफ वार्डन रेशियो, है ना। ये कहना चाह रहा है बच्चों और जो वार्डन है उसका रेशियो कितना होना चाहिए। तो बच्चे वार्डन का अनुपात छात्रावास को 1:50, मतलब एक जो वार्डन है, एक वार्डन का 50 बच्चे के अनुपात में सुनिश्चित करना होगा, यानी एक हाउस इंचार्ज होना चाहिए 50 बच्चों के लिए। ऐसा ये पीडीएफ बोल रही है, ठीक है। तो जो मतलब ये बता रही, जो इस पीडीएफ में लिखा है इसके अंतर्गत राइट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन के, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो 200 बच्चों पे कितने वार्डन हुए, 4 वार्डन हुए, ठीक है। तो और ये उसमें क्वेश्चन भी था जो मैंने करवाए थे आपको पीवाईक्यू में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अब। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट शैल बी द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द हॉस्टल। तो ये कहना चाह रहा है जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है वो क्या होता है, ओवरऑल इंचार्ज होगा किसका, हॉस्टल का। सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्टल शैल मेंटेन रेगुलरिटी ऑफ पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग द रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। छात्रावास के अधीक्षक आवासीय शैक्षिक संस्थानों में उपस्थित होने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें, ये इंग्लिश में है सर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बीमारी, मतलब बीमारी के संबंध में हर समय सभी बच्चों के रिकॉर्ड की जांच करें और अद्यतन रखें। मतलब आपको बीमारी के संबंध में बच्चों के रिकॉर्ड की जांच करनी होगी और उसके लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, मतलब नेक्स्ट है छात्रावास में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और मनोवैज्ञानिक कल्याण की सुनिश्चित करना होगा। तुरंत मामले की सूचना जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को दें बच्चों के अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के संबंध में, ठीक है। विशेष रूप से गंभीर अपराधों से संबंधित, अगर कोई गंभीर अपराध है तो उसके संबंध में आपको सूचना किसको देनी होगी, जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को आपको सूचना देनी होगी। और जैसे वह अपराध कौन कौन से, पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 22 के अनुसार बाल दुर्व्यवहार और बाल यौन शोषण, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं। जागरूकता फैलाना अधीक्षक का कर्तव्य है, मतलब किसका कर्तव्य है, सुपरिटेंडेंट का। और जिम्मेदारी होगी
छात्रावास में रहने वाले सभी बच्चों के लिए NCPCR के पॉस्को ई बॉक्स के संबंध में। अगला है, अधीक्षक को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक बार बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, तो चिकित्सा द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक बार। अब ये कह रहा है मतलब कितना, प्रति तिमाही में कम से कम एक बार। तो यहाँ एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। सुपरिटेंडेंट शुड बी इंश्योर रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ चिल्ड्रन एट लीस्ट वंस पर क्वार्टरली बाय रजिस्टर्ड मेडिकल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कितना बोला, मतलब 3 महीने में कम से कम एक बार आपको बच्चों की स्वास्थ्य की जो वो है वो सुनिश्चित करनी होगी जांच। 7वां है, अधीक्षक संस्थान की स्थिति में समग्र सुधार सुनिश्चित करेगा और समय पर करेगा। ठीक है, समय समय पर अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि देखभाल के मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 9वां है, अधीक्षक बच्चों के विभिन्न आयु समूहों यानी 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 18 आयु के लिए देखिए, थोड़ा मुझे देखना होगा इंग्लिश में क्या कहना चाह रहा है। सुपरिटेंडेंट शैल फैसिलिटेटेड द सेटिंग of the children committed for different age group. Children shall be age group 12 to 10 year. Yet these children committed the shall be constituted by solely children. हाँ, तो आयु के लिए बाल समितियों की स्थापना की सुविधा करेगा। ठीक है, बाल समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा और वर्ष और इन बच्चों की समितियों का गठन केवल बच्चों द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो इन बच्चों की समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? बच्चों के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रावास अधीक्षक निम्नलिखित में बाल समितियों की बच्चों की भागीदारी का समर्थन करेगा। पहला क्या है इसमें, अपने नेताओं का चुनाव करना, चुनाव संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तैयार करना। ये कहना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं में से किसी नेता को चुनना। ठीक है, तो वो सब बच्चे ही चुनेंगे, वो अपने में से किसी को चुनेंगे। ठीक है, चुनाव और मासिक बैठकें आयोजित कराना, बच्चों की समितियों के कामकाज के लिए नियम बनाना और उनका पालन करना, रिकॉर्ड और बच्चों के सुझाव पुस्तिका अन्य प्रासंगिक दस्तावेज बनाए रखना, कोई अन्य नवीन गतिविधि। अगला है, अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि आवासीय शिक्षण संस्थान बिल्कुल भी ऐसा ना करें, समय समय पर बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और बेड एड युक्त मेडिसिन किट से सुसज्जित रहें। ठीक है, ये मतलब ये फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड किट है, बेड एड नहीं, ये फर्स्ट एड किट है। ठीक है, फर्स्ट एड किट मेडिसिन युक्त फर्स्ट एड किट उनके पास क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मामूली चोटों के लिए पट्टियाँ, रुई, कीटाणुनाशक, ORS पैकेज, कैंची, थर्मामीटर और एंटीसेप्टिक मलहम आदि दवा किट का हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये सभी उसमें होनी चाहिए। और ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो दिशा निर्देशों में परिभाषित हैं या जैसा उचित समझा जाए। ठीक है, ये सारी सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हॉस्टल वार्डन। अभी तक जो आपने सारी चीज़ें देखी ना, जितने भी कार वर्क देखे, वो सब थे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किसके, हॉस्टल वार्डन के। ठीक है, वार्डन दिन में 2 बार बच्चों के नियमित उपस्थिति लेगा। ठीक है, कितनी बार दिन में? 2 बार। द्वितीय है इसमें, छात्रावास के छात्रावासों एवं अन्य परिसरों का दैनिक आधार पर निरीक्षण करेगा। ठीक है, दैनिक आधार पर निरीक्षण करेगा। उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई करें और छात्रावास में बच्चों की बीमारी, चोट, दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी मामले की रिपोर्ट अधीक्षक को देगा। हॉस्टल वार्डन हर समय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वार्डन दिन प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता की जांच कर सकता है। शयन गृह और वार्डन को निर्दिष्ट अन्य कमरों की संपत्ति और स्टॉक रजिस्टर बनाए रखना और अद्यतन करना है। ठीक है, शयन गृह और वार्डन को निर्दिष्ट अन्य कमरों की संपत्ति और स्टॉक रजिस्टर को बनाए रखना होगा। 7वां इसमें पॉइंट है, बच्चों की दिनचर्या व आहार का पैमाना तैयार कौन करेगा? हॉस्टल वार्डन करेगा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ हॉस्टल। ठीक है, अब जो हॉस्टल वार्डन का वर्क था वो समाप्त हो चुका है। अब मैनेजमेंट कमेटी ऑफ हॉस्टल इसे जरा देख लीजिए। छात्रावास प्रबंधन समिति, इसमें क्या हुआ, प्रत्येक आवासीय शैक्षिक संस्थान को हर साल प्रवेश के 1 महीने के भीतर एक प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे।
प्रत्येक आवासीय शैक्षिक संस्थान को हर साल प्रवेश के 1 महीने के भीतर क्या करना होगा, प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। नेक्स्ट है, प्रबंधन समिति में 50% छात्र, 25% प्रबंधन के प्रतिनिधि, 25% शिक्षकों के प्रतिनिधि होने चाहिए। और गर्ल्स हॉस्टल के मामलों में प्रबंधन और शिक्षकों के प्रतिनिधियों में 50% महिलाएं होनी चाहिए। देखिए ये वाला मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था उसमें, तो यहाँ आप पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। मैंने ये चीज़ देखी है उसमें, मैंने अभी जो नहीं करवाया ना, और जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इन 2 PDF में मैं सिर्फ वही उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट, जिन शैक्षणिक संस्थानों में अभिभावक, शिक्षक और संघ PTA का गठन नहीं किया गया है, अभिभावकों की ऐसी एक समिति गठित की जाएगी। प्रबंधन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। हर साल नया प्रबंधन, ठीक है। छात्रों को बारी बारी से प्रतिनिधित्व देकर समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम 2/3 बच्चों के प्रतिनिधियों को नए प्रतिनिधियों से बदला जाना चाहिए। अगला, प्रबंधन समिति की बैठक एवं कार्यवाही प्रत्येक माह आयोजित की जाए, बैठकों की संख्या रिकॉर्ड की जाए। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रबंधन समिति की बैठक एवं कार्यवाही प्रत्येक मतलब कितने महीने बाद आयोजित की जाएगी, तो इसमें क्या करा, प्रत्येक माह, ठीक है, हर मंथ। नेक्स्ट है, प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य सुरक्षित, संरक्षित और सुनिश्चित करना होना चाहिए कि छात्रावास में बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त वातावरण, भागीदारी का अधिकार है, ठीक है। तो प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य क्या है, सुरक्षित, संरक्षित और सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास में बच्चों के लिए विकासात्मक और उपयुक्त वातावरण, भागीदार के रूप में अधिकार इनको होगा। नेक्स्ट है, इसकी निगरानी छात्रावास के प्रबंधन द्वारा की जानी चाहिए जो संबंधित धर्मों के हैं। अगला, बच्चों को संरक्षित किया जाता है और किसी भी छात्र को इससे परे किसी भी आस्था का अभ्यास करने या उसका पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। संविधान के अनुच्छेद 28 के 3 के अनुसार उसकी वसीयत या माता पिता द्वारा लिखित सहमति होनी चाहिए। अगला, प्रबंधन समिति त्रैमासिक आधार पर सुरक्षा ऑडिट करेगी। जो प्रबंधन समिति होगी वो जो ऑडिट वो कब करेगी, त्रैमासिक, मतलब 3 महीने में उसे ऑडिट करना होगा, है ना। और संस्था का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट के दौरान प्रबंधन समिति द्वारा देखी गई कमियों पर ध्यान दिया जाएगा। तो कौन संस्था का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट के दौरान प्रबंधन समिति द्वारा देखी गई कमियों पर ध्यान दिया जाएगा, संस्था का जो प्रबंधन होगा। अब इसमें नेक्स्ट है, बच्चों के लिए छात्रावासों और आवासीय शैक्षिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाले मानदंड, मानक 18 वर्ष से कम होने चाहिए बच्चे। भौतिक अवसंरचना प्रत्येक संस्था में आवास व्यवस्था के अनुसार होगी, निम्नलिखित मानदंड अर्थात 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग आवासीय सुविधाएं और शौचालय। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ये सेग्रीगेशन का आ गया, सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना, सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ 6 से 7 टॉपिक यहाँ पे आ जाएंगे जो कवर हो जाएंगे यहाँ से। तो देखिए पहला ये है 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग आवासीय सुविधा और शौचालय, 10 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, ठीक। और यही चीज़ 11 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष तक के वर्ष की आयु वाले लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बुनियादी ढांचा होना चाहिए। किसी भी शैक्षिक संस्था में 18 वर्ष से अधिक छात्रों को अलग होना चाहिए, ठीक है। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र हैं उनको क्या अलग होना चाहिए वे। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वार्डन और अधीक्षक प्रदान की गई संस्था के भीतर ही रहेंगे। क्वार्टर और अनुपस्थिति की स्थिति में किसी अन्य वरिष्ठ स्टाफ सदस्य को संस्था में रहेगी। मतलब जो वार्डन और अधीक्षक हैं कहाँ रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, ठीक है, क्वार्टर में रहेंगे। और दूसरा इसने बताया अगर वो उपस्थित नहीं है तो वो अपना जो कार्यभार है किसी और स्टाफ को, वरिष्ठ स्टाफ को सौंप कर जाएंगे। और किसी भी संकट या आपातकालीन की स्थिति में निर्णय लेने की स्थिति में होगी, जो भी निगरानी के लिए इन्होंने दिया होगा किसी को। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित और गैर फिसलन वाला फर्श होना चाहिए। ये मैं आपको पहले पॉइंट करवा चुका हूँ, ये वाला, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रोशनी, हीटिंग, कूलिंग व्यवस्था, वेंटिलेशन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
दिशा निर्देशों के अंतर्गत आने वाली सभी छात्रावास। प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र ये होने चाहिए। मनोरंजन कक्ष, शयनगृह, स्टोर रूम, परामर्श बीमारी कक्ष और प्रावधान करें। विद्युत प्रतिष्ठानों का समय समय पर निरीक्षण करना होगा। खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण और निरीक्षण सुनिश्चित करना होगा। अगला है जल भंडारण के लिए आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, तो जल भंडारण जैसे हो जाता है तो उसकी निकासी के लिए आपको व्यवस्था कर रखनी होगी। और प्रकाश मतलब लाइट का अगर चली जाती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा आपातकालीन के लिए। नेक्स्ट सुनिश्चित करें कि जल भंडारण सुविधा सुरक्षित है, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाया जा सके। जैसे मान लीजिए पानी खत्म हो जाता है किसी प्रकार से, तो उस स्थिति में आपके पास जल भंडारण वहाँ उपस्थित होना चाहिए। बाधा मुक्त ढांचा का सुविधाएं, आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे और दिव्यांग बच्चे ऐसी सुविधाओं और उपकरणों को डिजाइन किया जाएगा विशेषज्ञों या विशेष मार्गदर्शकों द्वारा। तो ये कहना चाह रहा है कि मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार के चीज़ें वहाँ उपलब्ध की जाएंगी। नेक्स्ट है 50 बच्चों वाले प्रत्येक संस्था में भवन या आवास के लिए सुझाए गए मानदंड निम्न अनुसार हो सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आया था, है ना, कि ईच 1000 स्क्वायर फीट फॉर 25 चिल्ड्रन। 25 बच्चों के लिए 1000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री मतलब जहाँ सोने का स्थान है। तो देखिए 25 बच्चों के लिए 1000 स्क्वायर मतलब 1000 स्क्वायर फीट, तो एक बच्चे के लिए कितनी हो जाएगी 25 का 40। तो उसमें ऑप्शन कितना था 50, ये तो 50 था या 60 था, मतलब ऐसे ही थे। तो 50 के आसपास कौन है 40, 50 के आसपास कौन है 40 है। ठीक है, तो ये उसमें आंसर था इसका। तो यहाँ आप देख लीजिएगा इसने ये दे रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तो 50 बच्चों के लिए कितना हो जाएगा 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 2 स्टडी रूम होने चाहिए, कितने का, उसमें तो खाली यही चीज़ दे रखी थी जो PYQ थे। ठीक है, ये वाला मैं आपको ये सारी चीज़ें और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आ सकते हैं, उसमें तो क्या नहीं दिया। 2 स्टडी रूम, 2 स्टडी रूम होने चाहिए, 300 स्क्वायर फीट फॉर 25 चिल्ड्रन। ठीक है, 25 चिल्ड्रनों के लिए 300 स्क्वायर फीट, और तो 600 कितने हो जाएंगे 50 के लिए स्टडी रूम, कितने का 300 का, मतलब 50 बच्चों के लिए 600 स्क्वायर फीट का स्टडी रूम होना चाहिए। और सिक रूम, फर्स्ट एड रूम कितना होना चाहिए 75 स्क्वायर फुट पर चिल्ड्रन फॉर 10। ठीक, तो 750 स्क्वायर फुट होना चाहिए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है किचन। किचन कितनी होनी चाहिए 250 स्क्वायर फुट की होनी चाहिए 50 बच्चों के लिए। ये सब 50 बच्चों के अकॉर्डिंग दिया है। डाइनिंग हॉल कितना 500 स्क्वायर फुट, और स्टोर कितना 250 स्क्वायर फुट, और रिक्रिएशन रूम 300 स्क्वायर फुट, लाइब्रेरी 500, 5 बाथरूम 25 स्क्वायर फुट फॉर ईच, तो 125 स्क्वायर फुट हो गए। 25 पंजे कितना हो गया 125। ठीक है, तो 125 स्क्वायर फीट हो गया यहाँ पे। 8 टॉयलेट 25 स्क्वायर फुट, तो 200 स्क्वायर फीट टोटल बता रहा है। ऑफिस एरिया 500 स्क्वायर फुट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस रूम 120 स्क्वायर फुट। तो इनको भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं मैंने। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें बताई। पहला कौन सा, सुपरिटेंडेंट के जो वर्क दे रखे थे, ठीक है, SUPR, तो सुपरिटेंडेंट के जो वर्क दे रखे थे वो बताया मैंने आपको क्या क्या। हॉस्टल वार्डन का जो वर्क थे, ठीक, और क्या रेशियो होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में बताया है। ठीक, किस प्रकार होना चाहिए जल भराव और उसके बारे में। ठीक है, और अब नेक्स्ट यहाँ ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे मैं जो आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट उसमें। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो इन्हें आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब एक्यूरेट भी नहीं मिलता तो कम से कम ये होगा आपको उसके आसपास मिल जाएगा। जैसे उसमें कितना था 50 दे रखा था, ठीक है, और लेकिन बैठ कितना रहा है 40, तो कम से कम इससे आप अनुमान लगा दोगे और आपका आंसर भी सही जाएगा। यह मेरा ये मानना है। तो अब इसमें एक वीडियो और आएगा, हो सकता है मैं उसे कल अपलोड कर दूं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आपके में है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।